इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे सेटअप करी थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डचों की कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री थी। तो पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम प्रॉपर तरीके से डचों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुजरात में सूरत में उन्होंने खोली थी 1616 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जैसे सबसे पहले अगर फैक्ट्री की बात आ जाती तो वो थी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। उसके बाद सूरत में 1616 ईस्वी में गुजरात में। फिर ऐसे ही आपकी फैक्ट्रीज कोचीन में 1653 ईस्वी में केरला में है, जो कि गोलकुंडा में एक फैक्ट्री उन्होंने सेटअप करी 1660 ईस्वी में, जो कि गोलकुंडा कहाँ पर था आपका तेलंगाना में। बालासोर उड़ीसा में है, यहाँ पे 1658 ईस्वी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी थी। उसके बाद नागापट्टनम तमिलनाडु में आपकी 1659 ईस्वी में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी थी। नागापट्टनम तमिलनाडु में 1659 ईस्वी में। फिर उसके बाद पुलिकट तमिलनाडु में है, ये भी 1610 ईस्वी में। उसके बाद कराईकल 1643 ईस्वी में। अब वेस्ट बंगाल में आ जाते तो चिंसुरा में उन्होंने यानी वेस्ट बंगाल में 1653 ईस्वी में। उसके बाद कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में, ये भी है वेस्ट बंगाल में 1658 ईस्वी में। उसके बाद बिहार में 1658 ईस्वी में। इस तरह से ये डचों की फैक्ट्री हैं जिन्होंने सेटअप करी थी अपने इस भारत में। साउथ इंडिया में मोस्टली उनकी फैक्ट्रीज थी। नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो स्थापना कब हुई थी 1602 ईस्वी में भारत में, यानी कि पुर्तगीजों के बाद नंबर 2 पे जो कंपनी आई वो कौन सी थी आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला अभियान यानी जो आया था वो कौन था, कार्नेलियस हाउटमैन 1595 और 96 के बीच में आया था। जैसे पुर्तगीजों में कौन आया था पहला अभियान, क्या कहा था, वास्को डी गामा। ऐसे ही आपका ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश, उसमें कौन आया था सबसे पहले, हॉकिंस। तो ऐसे ही डच में कौन आया था आपका, कार्नेलियस हाउटमैन। आपको याद रखना ये था प्रथम डच अभियान का लीडर। उसके बाद इस कंपनी का जो मूल नाम है, आपको शॉर्टकट में इतना ध्यान रखना, BOC इसका मूल नाम था। और ये कहाँ की थी, नीदरलैंड या हॉलैंड, यानी जो हॉलैंड है उसी का नया नाम क्या था, नीदरलैंड। जहाँ की मुद्रा क्या थी, गिल्डर, और राजधानी एम्स्टर्डम थी। अब ये कहा जाता है ये कंपनी जब यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी तो 65 लाख गिल्डर से इसने अपने व्यापार की शुरुआत की थी। और ये ऐसी पहली कंपनी है भारत में जिसने क्या किया था, साधारण जनता के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, साधारण जनता के लिए शेयर जारी किया था भारत में। और जैसे ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 21 वर्षों के लिए अधिकार मिले थे व्यापार करने के लिए। वो बात अलग है कि भारत से जाना डच का जो व्यापार था वो इंडोनेशिया की जितने भी आइसलैंड है, या इंडोनेशिया कह सकते हैं मेन सेंटर था, या श्रीलंका आपका, मलेशिया, यानी यहाँ पे भारत की अपेक्षा वहाँ पे इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यापार था। उसका कारण था कि जो स्पाइसेस थे इंडिया के, उससे भी अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस इंडोनेशिया में होते थे, तो उनका यहाँ से ट्रांसफर होना इंडोनेशिया में, इसी यही कारण एक था आपका। तो ठीक है, ऐसे 21 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया था। और 1609 में जनता के लिए जो शेयर जारी किया उसी के तहत अंडर में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में आपकी, यानी कि नीदरलैंड में। 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई थी। चूंकि क्रेडिट मतलब होता है लेना, तो जनता जो पैसा उधार लेती थी बैंक से, इसलिए इस बैंक को खोला गया था कि जनता से रुपए क्रेडिट ले सके। डच व्यापारिक व्यवस्था किस पे आधारित थी, सहकारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है, कौन सी भारत में कंपनी थी जो सहकारिता अर्थात कार्टन पर आधारित थी, तो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इसका पहला यानी डच नौसेना जो था आपका वादेर हेग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वादेर हेग ने ही मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की थी। कहाँ पे,
मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तुपोली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये भी है फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की थी। और इनका मेन हेडक्वार्टर मुख्यालय डचों का क्या था, पुलिकट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्वर्ण सिक्के पैगोडा, पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्के गोल्डन कॉइन्स यहाँ से इन्होंने क्या किए थे, इशू किए थे, आपके जारी किए थे, ढाले थे इस जगह से। कौन सी, पैगोडा। यहाँ पे क्या है, और इसको चंद्रगिरी के राजा से लेकर कोठी एक बनाई थी, और उस कोठी को क्या कहा जाता, तो ये बहुत ही गैलेरिया का किला, ये कहाँ पे आपका है, पुलिकट में कहा गया। डच फैक्ट्री के प्रमुख को, जो डच फैक्ट्री का प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, फैक्टर। और फैक्टर शब्द से ही फैक्ट्री बनी आपकी, ठीक है। प्रारंभिक फैक्ट्री जो डचों की थी वो कहाँ पे थी आपकी, गुजरात में और बिहार में। बिहार में पटना हुआ, गुजरात में सूरत हुआ। 1616 ईस्वी में फैक्ट्री सेटअप करी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी कोस्टल लाइंस में, जो आपके साउथ के कोस्टल स्टेट्स हैं, जितने 9 कोस्टल लाइन स्टेट्स हैं आपके, जहां जहां फैक्ट्री उन्होंने सेटअप करी थी, तो वो मैप के जरिए मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम उनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये भी कहा जाता है कि भारत में निर्यात की वस्तु, एक्सपोर्ट यानी कपड़े को एक्सपोर्ट की चीज किसने बनाई थी, डचों ने ही यहाँ से बनाई थी। निर्यात करने की मेन पॉलिसी इन्होंने ही शुरुआत की थी, ऐसा कह सकते हैं। बंगाल में डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी आपकी, पिपली में। कब सेटअप की थी, 1627 में। आपका सूरत में बता चुका हूँ आपको 1616 ईस्वी में। चिंसुरा में डचों ने अपनी प्रथम कोठी खोली थी 1653 में। चिंसुरा के किले को, ये इंपॉर्टेंट है, चिंसुरा के किले को क्या कहा जाता है, गुस्तावो फोर्ट। गुस्तावो फोर्ट के नाम से जाना जाता है किसको, चिंसुरा जो जगह है, यानी ये कहाँ पे आपकी वेस्ट बंगाल में है। वहां का जो किला उसको गुस्तावो फोर्ट कहा जाता है। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5 वार्षिक चुंगी यानी एनुअल कस्टम ड्यूटी पे क्या कर दिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, मात्र 3.5% पे, ठीक है। 1690 ईस्वी में पुलिकट, जो कि आपका क्या था, डचों का हेडक्वार्टर था, उसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, नेगापट्टनम। ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। नेगापट्टनम में डच गवर्नर का मुख्यालय, डच गवर्नर का मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ से, पुलिकट से नेगापट्टनम, तमिलनाडु में ही दोनों जगह है। डचों ने मसालों की जगह, अभी ये बता चुका मैं, मसालों की जगह भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। किसको, भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया था। उसके बाद डच कंपनी ने कासिम बाजार, ये इंपॉर्टेंट आपका, कासिम बाजार में रेशम की चक्री सेटअप की थी, इंडस्ट्रीज एक रेशम की, और वहां पे भारतीय मजदूरों को, कम से कम 3000 मजदूरों को काम दिया था इसमें। कौन सी, रेशम की फैक्ट्री जो लगाई थी यहाँ पे इंडस्ट्रीज, उसमें 3000 मजदूरों को काम दिया था डचों ने। उसके बाद भारतीय वस्त्र को एक्सपोर्ट, निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को ही जाता है। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों को द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी, कमोडिटी थिंग्स क्या थी आपकी, तो वो थी आपकी वस्त्र। मैंने कहा था इन्होंने वस्त्र को यहाँ पे एक्सपोर्ट की चीज बनाई थी भारत में। तो आपके इस तरह से कोरोमंडल है, ये मालाबार है, ये क्या है, साउथ के आपके, अगर हम बात करें वेस्ट की, यानी कि बंबई वाला पोर्शन आपका जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तो उसमें अगर अपर से लोअर जाएंगे तो सबसे ऊपर कौन सा कोस्टल लाइन है आपका, कोंकण कोस्टल लाइन, फिर उसके नीचे आपका मालाबार, ठीक है। फिर इधर तमिलनाडु में आ जाएंगे तो तमिलनाडु वाला पोर्शन वो क्या है आपका, कोरोमंडल है। फिर हम उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल तक यानी उत्तरी सरकार, ये हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया के साउथ के नीचे, तो वो कोरोमंडल यानी तमिलनाडु वाला तटीय क्षेत्र कोस्टल लाइन्स, वो क्या था, निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी यहाँ पे, वस्त्र। यहाँ से 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में भारत और जावा यानी इंडोनेशिया वाला पोर्शन के बीच व्यापार का प्रभुत्व था, डोमिनेंस किसका था, डचों का। 17th सेंचुरी में भारत और इंडोनेशिया के बीच
किनका था? डोमिनेंस डचों का था। हम बात कर रहे थे कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जहाँ पे सबसे मेन वस्तु उनकी क्या थी, कमोडिटी क्या थी आपकी? कपड़े थे। यानी कोरोमंडल तट पे उसमें दो जगह थी, सदरसपट्टनम और ट्रांसपट्टनम, जो कि किसके लिए फेमस थे? कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए फेमस थी ये जगह। तो यहाँ से कपड़े ले जाके, और पुलिकट ये भी तमिलनाडु में था, यहाँ से क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज में। ऐसा नहीं कि यहाँ से सिर्फ अपने देश ले जाते थे। ये ऐसी कंपनी थी डच, जो अन्य देशों को भी क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी, व्यापार करती थी। यहाँ से ऐसा नहीं सिर्फ अपने देश में ले जाते थे, यहाँ से कई देशों के साथ उनके कॉन्टेक्ट हुए और उन्होंने व्यापार किया। तो ये फेमस था सदरसपट्टनम और ट्रांसपट्टनम के से पुलिकट से कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे अदर कंट्रीज में। अब हम बात करते हैं भारत में 10 अगस्त 1941 को त्रावणकोर के जो राजा थे, राजा मार्तंड वर्मा, इनसे डचों का युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है कोलाइल की लड़ाई। इसमें डच कह सकते काफी कमजोर पड़ गए, यानी हार हुई एक तरीके से। उसके बाद पूरी तरह से क्या है, कमर टूट गई इनकी। किससे? 25 नवंबर 1759 के बेदरा का युद्ध, दूसरा नाम कहते हैं चिंसुरा का युद्ध में इनकी बुरी तरह से हार हुई अंग्रेजों से, जो कि ये कहाँ पे स्थान है? हुगली, वेस्ट बंगाल में, पास में है, यानी वेस्ट बंगाल में ही जगह है, वहां पे हार हुई डचों की। उसके बाद इनके साथ क्या हुई? संधि हुई 1767 में। इस ट्रीटी के जरिए इन्होंने किधर मूव कर गए? इंडोनेशिया में अपना ट्रेड स्थापित कर दिया, एक तरीके से वहां पे चले गए। 1824 ईस्वी में डचों की सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को मिल गई थी 1824 में। अब इसके बाद जब यहाँ से मूव किए वो, तो कहाँ गए फिर वो? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अम्बोना आइलैंड, जो कि बिल्कुल ईस्ट में है इंडोनेशिया के, वहां पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। 1613 में से जकार्ता शहर था, एक सिटी थी, कहाँ पे? आपकी इंडोनेशिया में ही, बिल्कुल पुराना, बहुत ही ओल्ड डिस्ट्रॉय शहर हो चुका था। तो वहां पे भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया 1613 ईस्वी में। फिर 1641 में मलक्का पे कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपना, जो कि कहाँ? मलेशिया में था ये। और इससे पहले किसका यहाँ पे ट्रेड होता था? तो पुर्तगीजों का होता था। तो उनको यहाँ से उन्होंने कह सकते कि हरा दिया या हटा दिया और खुद यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद 1658 में श्रीलंका के जितने भी आइलैंड है, श्रीलंका साउथ में इंडिया के, उस पर कंट्रोल कर लिया 1658 ईस्वी में। अब भारत से जाने वालों में भी पूछा जाता है सबसे कौन थे? तो भारत से जाने वालों प्रथम यूरोपियन कौन थे? डच ही थे आपके। अगर सारी कंपनियों की अगर हम बात करें, अगर उनको हम कंपेयर करते हैं व्यापार में, तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट दिमाग के साथ अगर कोई कंपनी ने व्यापार किया तो वो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, जिसने खाली अपने देश ही नहीं ले गए, वहाँ यूरोप में नहीं बेचा, बल्कि यूरोप अदर कंट्रीज में भी, ईस्ट की हो चाहे वेस्ट की, उन्होंने पूरा अपना कह सकते हैं कि एम्पायर फैलाया ट्रेड का, दूसरे अदर कंट्रीज के साथ भी यहाँ से जो कमोडिटीज लेके गए और उन्होंने एक्सपोर्ट किया और व्यापार किया काफ़ी अच्छा अन्य कंट्रीज के साथ। तो अन्य कई कंपनियों से बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट में रही और उन्होंने बहुत अर्निंग्स की अच्छी खासी ट्रेड से डचों ने। तो कह सकते सबसे स्ट्रांग थी और दिमाग में भी सबसे तेज थी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, डचों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। और कल हम बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। थैंक यू।